दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम का पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने थोड़ी बहुत बेसिक नंबरों की बात की है। अब उस बेसिक नंबरों की जो हमने बात की थी, जिसमें ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल, को प्राइम नंबर, तो हमने कई सारे नंबरों की चर्चा की थी। तो दोस्तों आज हम उन्हीं नंबरों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑड और इवन नंबर की बात करें तो इनमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। मैं आपको पहले ही जो पार्ट 1 की वीडियो है, जो आपने अगर देखी हो नहीं देखी हो, तो इस वीडियो में आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके और पार्ट 1 का नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों हम बात करते हैं अब ऑड इवन के बारे में। बता ही चुका हूँ, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑड और इवन नंबर में केवल लास्ट डिजिट हमें देखना होता है। कौन सा डिजिट देखना होता है? केवल लास्ट डिजिट देखना होता है। लास्ट डिजिट के तौर पे ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 एंड 9। ऑड नंबर में केवल यही चीज़ें देखते हैं। कोई भी नंबर हो उसके लास्ट वाला डिजिट ये होना चाहिए। और इवन नंबर की जब हमने चर्चा की थी तो इवन नंबर में बच्चों हमने ये कहा था कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई होगा तो ये नंबर इवन में कहलाएंगे। जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट देखना है, केवल यूनिट डिजिट देखना है। और यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बात एक ही है। तो 1, 3, 5, 7, 9 में से है तो हम उसे ऑड नंबर कहेंगे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो हम उसे इवन नंबर कहेंगे। तो बच्चों इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर है उसकी हम बात करते हैं, जो कि है प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर के बारे में जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो प्राइम नंबर, तो बच्चों प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। पहला फैक्टर जो होगा वो 1 होता है। दूसरा फैक्टर जिस नंबर की हम बात करते हैं वो इटसेल्फ, स्वयं में वो नंबर ही उसका दूसरा फैक्टर होता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है। पहला पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। चाहे हम सबसे छोटा इवन नंबर की बात करें तो 2 है, वो भी प्राइम में। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी बेटा 2 होता है। और सबसे छोटे केवल प्राइम नंबर की बात करें तब भी वो 2 ही होता है। आपको बता दूं मैं कि जो 2 होता है बच्चों, वो 2 ही एक ऐसा मात्र नंबर होता है जो कि इवन प्राइम होता है। उसके अलावा उसके अदरवाइज जितने भी नंबर होते हैं जो कि प्राइम होते हैं वो सभी ऑड नंबर ही होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसका क्या है? सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कह लो या सबसे छोटा प्राइम नंबर कह लो, वो कौन सा? हमारा 2 है। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों, सबसे छोटा ऑड प्राइम या सबसे छोटा, सर ये इतना ही ठीक है बच्चों। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 3 होता है। क्या होता है बच्चों? 3 होता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बोल दो या सबसे छोटा प्राइम नंबर बोल दो, वो हमारा 2 होता है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बोल दो, वो 3 होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें है 1 से 10 तक सबसे छोटा
प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 7 होता है। कौन सा होता है बच्चों? 7 होता है। इस पॉइंट में बच्चों क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे बच्चे, जब उनसे ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो बेटा 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। लेकिन सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़े प्राइम नंबर की बात करें तो उस प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। लेकिन कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 7 को प्राइम नंबर समझते हैं, लेकिन 7 के बाद जो हमारा एक और नंबर आता है 9। कई सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट इस गलती को बार बार करते हैं कि वो सबसे बड़े प्राइम नंबर, जब 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा जाता है तो वो 7 की बजाय 9 बताते हैं। तो बच्चों इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर दोनों 2 होते हैं। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। 1 से लेके 10 तक सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, लेकिन सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। तो बच्चों ये है प्राइम नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको आप नोट करिए। उसके बाद आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे, तो अब हम चलते हैं इसके बाद कंपोजिट नंबर की ओर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपोजिट नंबर से भी आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्राइम नंबर हम सीख चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सीख चुके हैं। डेफिनेशन है हम सभी नंबरों की, जिनकी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के टॉपिक में, तो वो मैं आपको पार्ट 1 के वीडियो में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस, थोड़ी उनके बारे में जानकारी मैं बता चुका हूँ। अब उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग मेथड से, जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसी बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब अगला कुछ जो हमारा नंबर है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बच्चों जिसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। हमने आपको उस दिन भी बताया था, जो उन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो देखा है, जिन बच्चों ने देखा है तो उनको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है, दोनों एक दूसरे के आप रेसिप्रोकल मान के चलो। उसमें 2 फैक्टर होते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं बच्चों। और इसका जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो 2 होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर की बात करो तो कंपोजिट नंबर 2 में नहीं आता। कंपोजिट नंबर सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है इवन के हिसाब से, और या सबसे छोटे के हिसाब से, तो वो 4 से ही होती है। तो बच्चों इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये है, सबसे पहले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर जो हमारा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो है बच्चों, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। क्या है? 4 है। अब चाहे वो, इसको अपन इवन कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। इसको बच्चों हम इवन कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो चाहे बच्चों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछे या इवन कंपोजिट नंबर पूछे, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो इस चीज को याद रखना है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, और सब इवन कंपोजिट नंबर भी 4 ही होता है। इसका दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऑड कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है? तो ये होता है 9। क्या होता है बच्चों? 9 होता है। तो 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर होता है। और मैं बताया था इससे पहले मैंने
कि हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम उसको ऑड कंपोजिट नंबर ना मानते हुए हम 1 से 10 के बीच में हम उसको क्या करते हैं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में हम मान लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको इसकी डेफिनेशन तो पता ही है कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला नंबर है इंटीजर। क्या बच्चों, इंटीजर, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो इसको हमको बड़े आराम से बड़े ढंग से पढ़ना है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो इंटीजर होते हैं वो मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसमें पॉइंट में भी लिख रहा हूँ। इंटीजर नेगेटिव यानी ऋणात्मक और पॉजिटिव यानी धनात्मक, दोनों तरीके के होते हैं। जो इंटीजर होता है वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। हमने आपको बताया था जो नेगेटिव होगा बच्चों, नेगेटिव के आगे माइनस का साइन लगा रहेगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव होगा उसमें प्लस का साइन लगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिन नंबरों के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही माने जाते हैं। दूसरी बात, इस नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर तथा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कक्षा 5 से ही पढ़ा होगा। नंबर लाइन बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4, इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4। तो आप इसको नंबर लाइन कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि बीच का जो इसका डिवाइड का काम करता है, दोनों को बांटने का, वो 0 करता है। 0 से राइट हैंड साइड में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर लाइन को देखकर ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर कैसे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगला पॉइंट है, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। ध्यान रखना, बिल्कुल इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है। कई बच्चे, कई स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होंगे कि सर -1 है सबसे छोटा इंटीजर नेगेटिव में और आप मना कर रहे हो। तो बच्चों उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं आपको बताऊं, आप इधर देखें कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर में जो नंबर जितना बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी दिखेगी
जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो नंबर नेगेटिव में उतना ही छोटा होता है, नेगेटिव में उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर हमने आपसे ये कहा कि 1000 नेगेटिव एंड माइनस के 100, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो अगर आप नंबर को देख के पता करोगे तो 110% बहुत सारे स्टूडेंटों का जवाब होगा कि सर 1000 बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है। लेकिन बच्चों अगर हम नेगेटिव इंटीजर के तौर पे बात करेंगे, नेगेटिव नंबर के तौर पे बात करेंगे, तो ये जो जितना बड़ा दिख रहा है नेगेटिव में, ये बड़ा है नहीं, इसकी वैल्यू 100 से भी कम है। बड़ा नंबर कौन सा माना जाएगा, 100 माना जाएगा। 1000 जो नंबर है वो 100 से छोटा है। तो आई होप आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि साहब 0 है, इधर 2000 लिखा है नेगेटिव में, क्या बड़ा है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से भी छोटा होता है। 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो 200 है वो 0 से छोटा है, 0 बड़ा है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 नेगेटिव इंटीजर से भी बड़ा होता है। 0 केवल पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो आपने ये 2 पॉइंट नोट कर लिए होंगे और ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ लिखा कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम काउंटिंग लिखते हैं, नंबर लाइन पे नंबर लिखते हैं, तो आई होप हम कितने तक भी लिख सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है कि हमको इतने तक ही लिखना है। ठीक है, तो अब चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 3 पॉइंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नंबर लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी, ये नेगेटिव और 0 के बीच का फर्क भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है -1, क्योंकि 0 के बाद स्टार्टिंग -1 से स्टार्ट होती है। और मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा दिखता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। कोई पूछे आपसे सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये उसी कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है जब जो नंबर्स लिखे हैं, जो इंटीजर्स लिखे या नंबर लाइन पे लिखे या कहीं वैसे ही लिखे हैं, तो उनमें ये फिक्स हो कि ये जो काउंटिंग है या जो इंटीजर लिखे हैं वो यहीं तक लिखे हैं, जैसे 10 तक लिखे हैं, 12 तक लिखे हैं, तो वहाँ पर तो हम यहाँ से चाट के बता सकते हैं कि साहब इसमें ये नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, ये नेगेटिव इंटीजर छोटा है। बट अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछे कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो हम कह सकते हैं -1 है। और हमसे कोई डायरेक्ट पूछे सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो आप कह सकते हो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर या तो आप हमें बिल्कुल निश्चित संख्याएं बताएं कि संख्या इतने तक है, इतने से इतने तक है, इतने से इतने तक इंटीजर लिखा है, तो हम बता सकते हैं। अगर काउंटिंग में जो नंबर्स लिखे गए उनकी संख्या निश्चित नहीं है तो हम नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमारा आंसर नॉट पॉसिबल ही होगा बच्चों। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। इसका अगला पॉइंट है नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी होती है। समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने वही चीज़ आपको क्लियर करवाई थी, वो मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे नोट करवा दी है। इससे आप भी अगर नोट कर लोगे तो कहीं ना कहीं जब कभी भी जब हम रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू 0 से हमेशा छोटी होती है, और पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू इसी में नोट कर दे रहे हैं, वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होती है, 0 से हमेशा बड़ी होती है।
आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से हम क्लियर करवाते जा रहे हैं। अगर फिर भी किसी को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं। तो चलिए, आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। छठवां जो इसका पॉइंट है, छठवां पॉइंट में ये है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेफ्ट से राइट जाने पर पॉजिटिव इंटीजर लेफ्ट से राइट जाने पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। कहाँ पे लिखे जाते हैं बच्चों, वो भी समझ लो, नंबर लाइन पे। कहाँ पे, नंबर लाइन पर। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट करना इसको अच्छे से। पॉजिटिव इंटीजर में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो जैसे मान के चलो यहाँ 0 है, इधर नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। आई होप, चलो इधर बना देते हैं ये 0। अब यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5, हम देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट साइड है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक, इसका उल्टा नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अगर इसका भी आपको एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, जैसे -1 -2 -3। अब देखिए, अगर हम इधर से चलें, ये लेफ्ट है और ये राइट है हमारा। अगर हम लेफ्ट से चलें बच्चों तो आप यहाँ देख सकते हो -3 -2 -1। देखने में आपको हो सकता है ये ऐसा लग रहा हो सर ये बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, सर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? तो बच्चों सॉरी, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, मिस्टेक हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। किसमें रहता है? असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बेटा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। -3 छोटा रहेगा, किससे? -2 से। तो ये छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे भी बड़ा। तो बात क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर है चाहे वो नेगेटिव इंटीजर है, लेफ्ट से राइट जाने पर असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। अगर हम इसको उल्टा करें तो अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो बच्चों, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो किस क्रम में लिखे जाते हैं, किस सीरीज में लिखे जाते हैं, तो आपको भी ये आई होप बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा कि साहब राइट से लेफ्ट जाने पर, राइट से लेफ्ट बच्चों, राइट से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों किस सीरीज में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, अवरोही क्रम में। बात क्लियर हो रही? आरोही क्रम इसको बोलते हैं, इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। बिल्कुल एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको
आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर उसके बाद फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हो, उस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम अपना 110% देने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको पहली बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। और बच्चों अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख पाएंगे और राइट से लेफ्ट जाने पर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। बिल्कुल बात क्लियर समझ में आ गई। जब भी नंबर लाइन की बात हो और अगर हमको कंफ्यूजन हो रही है कि राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं या लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आई होप मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी नंबर लाइन है अगर वो इस साइड बोर्ड लगा, अगर आपको इस साइड से चेक करना है तो आप उसी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अपने दोनों हाथ फैलाओ। अगर ये जो हाथ है आप अपने हाथों से, आप अपने हैंड से पता लगा सकते हो कि हमारा राइट हैंड किधर जा रहा है, उधर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है उधर नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसकी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों जब ग्राफ बनाते तब होता है, जब ये चैप्टर आएगा तो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इंटीजर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं और वो हमने अच्छे से आपको भी नोट करा दिए, आपको अच्छे से समझा भी दिया, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं। तो बच्चों ये आपको इंटीजर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बच्चों इसके आगे जो आने वाले नंबर हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। चलिए साहब रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परमेय संख्या। रैशनल नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। और बच्चों जब हमने पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया कर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P न्यूमिनेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है। हमने आपको ये भी बताया था जरूरी नहीं है कि P/Q लिखें, N/D, C/D, A/B कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर ही कहा जाएगा और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन वहाँ बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो में। और हमने एक कंडीशन और बताई थी, वही एक रीजन है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, वो ये था Q ≠ 0। हमने आपको बताया था बच्चों Q यहाँ पर किसका काम कर रहा है? डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो Q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। Q की जगह पे 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। सबसे पहले जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर बनाते हैं तो वे रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर होते हैं। अब देख लो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है एग्जाम्पल बच्चों? ये है जैसे हमने ये एक नंबर लिया, ये लिया तो यह पॉइंट लगा। अगर इस पॉइंट यानी डेसिमल वाले नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करें, पॉइंट हटाएं, कैसे होगा? सबसे पहले 314 लिख दो और हमको पता है कि पॉइंट जितने डिजिट के बाद लगा रहता है, इधर से गिनते, इधर से नहीं गिनते, तो पॉइंट जितने डिजिट के बाद लगा रहता है नीचे 10 की पावर के हिसाब से उतने ही 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट जो लगा है वो 2 डिजिट के बाद लगा, तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट यानी 2 0 बढ़ेंगे, 100 हो गए। 10 के हिसाब से 2 0 किस में आ रहे हैं? 100 में आ रहे हैं। तो ये देखिए जब हमने डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट किया तो हमारा ये नंबर रैशनल बन गया। रैशनल इसलिए बन गया क्योंकि जितने भी अपॉन वाले नंबर हैं केवल अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर आए 0 के अदरवाइज, तो वो हमारा रैशनल नंबर है। तो ये हमने पॉइंट वाला नंबर लिया, इसको हमने फ्रैक्शनल नंबर में चेंज किया, तो यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये नंबर रैशनल है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जितने भी पॉइंट वाले नंबर है, जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं, वो सभी नंबर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं।
चलिए अब इनमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे एक नंबर है, एक नंबर है 1 2 3 4 5.1234 डॉट डॉट। जब भी कोई नंबर, भले ही वो पॉइंट में लिखा है, अगर उसके पॉइंट के बाद वो नंबर इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, उसके आगे डॉट 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 लगा रहता है, तो ये नंबर हमारा रैशनल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर आए हैं, ये आपको पता ही है कि पॉइंट के जस्ट बाद जो भी डिजिट आते हैं उनको सिंगल सिंगल करके पढ़ा जाता है। जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं 12,345 पॉइंट। अब इसको हम 12,000 नहीं पढ़ सकते, इसको 1 2 3 4 5 ये पढ़ने का बिल्कुल करेक्ट तरीका है। तो ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि हमें पॉइंट के बाद जो नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें नीचे कितने जीरो बढ़ाने हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमको ये क्लियर है 1 2 3 4 5 पॉइंट पर 1 2 3 4 5। अब आगे इतना नहीं पता है, डॉट 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 लगा है, अभी इसके आगे भी इसका मतलब नंबर हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि 5 पे ही आके रुक गए, 5 पे ही आके रुकना, ये कंफर्म नहीं है। तो जब ऐसी चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, जब हमें ये चीज बिल्कुल ढंग से पता नहीं होती है कि इसमें कितने डिजिट तक ही लिखना है, तो हम ऐसी सिचुएशन में इसको अपॉन में नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम नीचे जीरो कितने बढ़ाएं, 5 बढ़ाएं या इससे आगे ही बढ़ाएं। नहीं, तो आपको ये चीज आई वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डेसिमल नंबर जो होंगे, अगर उनको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो रैशनल नंबर होंगे, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे। लेकिन डेसिमल नंबर की एक कंडीशन ये भी है कि उसके आगे डॉट 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 नहीं लगा होना चाहिए। अगर आगे डॉट 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 लगा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि कहीं ना कहीं उसमें रैशनल नंबर ना होने की पूरी गुंजाइश है। चलिए अब आते हैं बार वाले नंबर। कैसे नंबर? बार वाले। तो बार वाले नंबर क्या होता है, जितने भी बार वाले नंबर होते हैं, जितने भी बार वाले नंबर होते हैं, बार वाले नंबरों में बेटा ये देखिए, जैसे ये बार लगा दी, अब ये बार वाले नंबर है, पॉइंट भी लगा है, पॉइंट भले ही ना लगा हो लेकिन बार लगा हो, जैसे कि इस तरीके से। तो बच्चों जब बार लगा रहता है, तो बार जब हटता है किसी भी नंबर के ऊपर से, तो जिस तरीके से हम केवल डेसिमल नंबर में हम पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहता है हम उतने जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं, 10 की पावर के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों अगर इसी को बार के तौर पे देखा जाए, तो बार के रूल के हिसाब से जितनी संख्याओं पे बार होता है उसी के हिसाब से नीचे 9 को बढ़ा लिया जाता है, 9 को उतनी ही बार लिख देते हैं। जैसे आप इससे समझिए, इसको छोड़िए, आप इससे समझिए बहुत सिंपल तरीके से, 327 पे बार लगाए। तो अगर तो बच्चों यहाँ पर जैसे 3.27, तो यहाँ पर तो 3.27 यहाँ पर आप देख सकते हो कि 27 पे बार लगा। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम 327 लिखेंगे। अब दो संख्याओं पे बार लगा है, तो हमने आपको भी बताया कि दो संख्याओं पे बार लगा है, तो जितनी संख्याओं पे बार लगा रहता है हम उतने ही 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर 27 यानी 2 और 7 दोनों पे बार लगा है, तो हम यहाँ पर उतने ही 9 लिखेंगे। अब बार वाले नंबर के साथ में कोई ऐसा नंबर भी होता है जो बार के साथ नहीं होता है, उस पर बार नहीं लगा रहे, तो हम उसका 0 बढ़ा लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है।
कैसा नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर भी अपॉन में आया है। तो अब हमने आपको बताया कि बार वाले नंबर जैसे ये है, इससे पहले मैंने आपको डेसिमल नंबर के बारे में बताया। उसमें क्या करते हैं, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा रहता है, नीचे 10 की पावर के हिसाब से उतने जीरो उसमें बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से बार में जितने नंबरों पे बार लगा रहता है, जितने डिजिटों पे बार लगा रहता है, हम उसी के हिसाब से उतने ही 9 को नीचे बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। अब इसमें बच्चों एक चीज जो कि डेसिमल नंबर में भी आपको बताई थी, जैसे एक ये नंबर है, इस पे बार लगा है लेकिन इसके पीछे डॉट 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 यानी ये इनफाइनाइट तक लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमको यहाँ बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर्स, जो संख्या है वो कितने तक लिखी जाएंगी। जब तक संख्याओं की सीमित गिनती ना हो तब तक हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों सेम डेसिमल नंबर की तरह ही बार नंबर में भी इनफाइनाइट नंबरों को छोड़कर बाकी सभी नंबर जो होते हैं उनको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और सिंपल से क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, जैसे हमने सिंपल नंबर लिखा 3 -4 -5 XYZ कुछ भी लिखा, तो अगर हमसे कोई पूछे क्या ये सिंपल नंबर रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल नंबर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी नंबर के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो हमने इसमें 1 मान लिया। तो अब ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होने से ये भी एक ऐसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बच्चों रैशनल नंबर में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि डेसिमल नंबर जो भी होते हैं वो सभी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बार वाले नंबर भी सभी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिंपल नंबर भी नॉर्मली रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बार वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबरों में इनफाइनाइट नंबरों को छोड़कर सभी नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम इरेशनल नंबर, जिसको हम अब पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि इसमें रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपर में संख्या कहते हैं, अपर में संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में भी बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट याद रखना है। जो कंडीशन रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं होती है वो कंडीशन इरेशनल नंबर में अप्लाई होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले तो इस तरीके के जो भी नंबर जो कि रैशनल नंबर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है उस कंडीशन के हिसाब से, वो इरेशनल नंबर में सूटेबल है। जैसे जो नंबर इनफाइनाइट तक जाता है वो सभी नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं करते। आपको 1-2 एग्जांपल और मैं बताऊं। √7, √9, 3, √2। रूट के अंदर चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल। तो आप देख सकते हो कि रूट के अंदर 7 आया है, तो रूट के जो 7 है, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। इरेशनल तो है लेकिन क्या नहीं है? रैशनल नहीं है।
ठीक है। इसी तरीके से √3, 3 एक ऐसा नंबर है रूट के अंदर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। √2 ये भी एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर √9, एक और एग्जांपल हमने लिया √9 यानी 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो यानी ये अब रूट से बाहर आ गया। और मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि जो सिंपल नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। तो आपको इरेशनल नंबर की भी पूरी कंप्लीट इंपोर्टेंट पॉइंटों की डिटेल समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बच्चों जो हमारा तीसरा वीडियो अपलोड होगा उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसी बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल स्कूल, इन सभी परीक्षाओं में अभी तक या तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है या उस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछूं कि वन क्या है? वन क्या है? अब आंसर होगा, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, नंबर 1 कंपोजिट नंबर, नंबर 2 प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो ज्यादातर बच्चे या तो प्राइम बताएंगे या ज्यादातर बच्चे कंपोजिट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों आपके दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो वन होता है ना तो वो कंपोजिट होता है ना ही वो प्राइम होता है। क्योंकि हमने कंपोजिट नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने उसमें पढ़ा कि जिन नंबरों के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिन नंबरों के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन जो हमारा वन है, अगर हम ये कहें कि वन में किस किस का डिवाइड जा सकता है, तो हमको पता है वन में केवल 1 का ही डिवाइड जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका केवल एक ही फैक्टर है, तो इसकी भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, इसका एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर में कम से कम 2 फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो कंडीशन इसके लिए भी यही अप्लाई है कि वन किससे डिवाइड हो रहा है? वन से डिवाइड हो रहा है। तो यानी इसमें 2 फैक्टर चाहिए, 2 इसके है नहीं, फैक्टर एक ही है, एक ही फैक्टर है। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं, इसमें भी एक ही फैक्टर है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। कोई कभी पूछता है कि वन क्या है, तो आपको बताना है कि वन ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। ठीक है। क्यों नहीं है? रीजंस मैंने आपके सामने रख दिया है। क्योंकि जो कंपोजिट नंबर उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन वन के केवल एक ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में भी 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन वन का एक ही फैक्टर होता है। अब इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करना है तो आप इधर देखिए कि अगर मैं ये कहूँ, जैसे हमने प्राइम नंबर में जो उसकी कंडीशन पड़ी उसमें ये था कि पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वही नंबर होता है जो दिया रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे 1 है तो 1 है बच्चों, तो अब ये कह लो कि 1 से डिवाइड होगा तो भी बात वही है, या 1 का फैक्टर 1 है तो भी बात वही है। तो दोनों कंडीशन में 1 ही आ रहा है, तो इसीलिए बच्चों ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पार्ट 1 में जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ों को, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी थी, जिन नंबरों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे थे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन हम कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो हमने पार्ट 2 के जो वीडियो है इसमें हमने आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 का ये वाला वीडियो कंप्लीट देखें। अब जो पार्ट 3 का वीडियो इसके बाद अपलोड होगा वो आपके लिए क्वेश्चनों का वीडियो होगा। और उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नंबर सिस्टम के दोनों वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखें, जिससे आपको पार्ट 3 में होने वाले सभी क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और
आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अब बच्चों एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस YouTube चैनल पे आपको एक ही तैयारी से हम सभी एग्जाम निकलवाने की बात कहते हैं। वो हम इस बेस पे कहते हैं क्योंकि हमने अपनी ऑफलाइन एकेडमी में कई सारे बच्चों के एक ही एग्जाम, एक ही तैयारी से एक से ज़्यादा एग्जाम भी निकलवाए। तो हमारा यही प्रयास है कि हमारी एक ही तैयारी से आपको अलग नहीं, सैनिक का अलग नहीं पढ़ना है, नवोदय का अलग नहीं पढ़ना है, मिलिट्री स्कूल का अलग नहीं पढ़ना है, RIMC, RMS, जितने भी इंट्रेंस अदर एग्जाम है जिनमें मैथ आता है, लगभग मैथ सभी में आता है, चाहे वो ओलंपियाड का ही क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी मैथ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इस YouTube पे बहुत सारे चैनल होंगे जो कि आपको सैनिक और नवोदय के एग्जाम की तैयारी कराते होंगे, लेकिन एक ही प्रिपरेशन से आप सभी अगर एग्जाम क्लियर करते हो, शायद ऐसा YouTube चैनल इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आपकी कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई ज़रूरी बातें हैं या इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो कम समझ में आया है तो हमें कमेंट करके, फर्स्ट वीडियो के भी देखने के पश्चात आप उसमें कमेंट करके हमें बताएं। सेकंड वीडियो अपलोड होगा उसमें भी आप हमें ये बताएं, इस वीडियो में अपलोड होने के बाद जब आप देखें कि इसमें आपको कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।